अजंता जैन व राज अजंता जैन व राजपूत शैलियों में दृष्टिगोचर भारतीय भारतीय चित्रकला के मौलिक रूप में चित्रकला के मौलिक रूप में मुगल काल मुगल काल से विदेशी तत्वों का प्रवेश मुगल काल से विदेशी तत्वों का प्रवेश विदेशी तत्वों का प्रवेश आरंभ हुआ और कुछ समय तक मुगल शैली के अंतर्गत और कुछ समय तक मुगल शैली के अंतर्गत शैली के अंतर्गत पार्सियन व राजपूत शैलियों पार्सियन व राजपूत शैलियों के समन्वित रूप में विकसित होने के बाद शैलियों के समन्वित रूप में विकसित होने के बाद उसके पतन के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल में मुगल कला का काफी प्रसार हुआ। मुगल कला का काफी प्रसार हुआ किंतु राजपूत शैली से प्राप्त भारतीय रूप गतिपूर्ण लयबद्ध रेखा रूढ़िबद्ध आकार का अलंकारिक सौंदर्य चमकीली रंग संगति आदि
ला- हाँ? नहीं, वो दूसरा प्रोग्राम है, ये नहीं जाएंगे। अलंकारिक तत्व व कल्पना सौंदर्य के गुणों का व कल्पना रंग संगति आदि सौंदर्य तत्वों का दर्शन एवं पार्थियन शैली से प्राप्त अलंकारिक तत्व व कल्पना सौंदर्य के गुणों का हास कल्पना सौंदर्य के गुणों का हास हो रहा था, जिसका प्रमुख कारण था जिसका प्रमुख कारण था दरबारी लोगों की व्यक्ति चित्र के प्रति बढ़ती हुई अभिरुचि व दरबार में यूरोपीय व्यापारियों यात्रियों व वकीलों का आगमन भाग यूरोप बढ़ती हुई अभिरुचि व्यक्ति चित्र के प्रति बढ़ती हुई अभिरुचि व दरबार में यूरोपीय व्यापारियों यात्रियों का आगमन यूरोपीय लोग मुगल बादशाहों की कला अभिरुचि को देखकर उनको अपने देश की कलाकृतियां भेंट करते
और जहांगीर विदेशी धर्म प्रचारकों, व्यापारियों व यात्रियों से कला संबंधी चर्चा भी करते। कला संबंधी चर्चा भी करते और अपने दरबारी कलाकारों से विदेशी कृतियों की कलाकृतियां बनवाते। विदेशी कलाकृतियों कृतियों की प्रतिकृतियां बनवाते। परिणाम स्वरूप यूरोपीय कला के नैसर्गिकतावादी रूप का भारतीय कला पर प्रभाव पड़ा। वह उसका मूल सौंदर्य नष्ट होकर उसको भ्रष्ट रूप प्राप्त हुआ। सर, मूल सौंदर्य नष्ट होकर उसको भ्रष्ट रूप प्राप्त हुआ। औरंगजेब के शासन काल में भ्रष्टता के अतिरिक्त कला के स्तर में गिरावट आ गई। जिसका कारण था शासकीय विरोध। जिससे राजाश्रय के अभाव में कलाकार भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर बसे और अपना जीवन यापन करने लगे। और उस समय एक दूसरे से विशेष संपर्क न रहने से अलग अलग स्थानों के कलाकारों की शैलियों में अंतर पड़ा। उन शैलियों में
उन शैलियों को दिल्ली कलम, लखनऊ कलम, लखनऊ कलम, लखनऊ कलम, पटना कलम, दक्षिणी कलम आदि अनेक नामों से जाना गया। ये शैलियां विकसित भ्रष्ट रूप में, ये शैलियां विकसित भ्रष्ट रूप में 19वीं शताब्दी के मध्य तक कार्य करती रही। इन भ्रष्ट शैलियों में मुगल शैली के जो कुछ सौंदर्य तत्व शेष थे, मुगल शैली के जो कुछ सौंदर्य तत्व शेष थे, उनका भी बाद में कलाकारों के अपवाद मात्र परिवारों में चलती हुई कला परंपरा को छोड़ कहीं नाम नहीं रहा। और ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कला मृत प्राय हुई। आज भी अगर सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारे मुगल कला, बसोहली कला, राजस्थानी कला, ये सब जिन कलाओं का जितना प्रभुत्व, जितना सौंदर्य आज दिखाई देता है, जैसे किशनगढ़ की बनी ठनी 7 आश्चर्यों में जिसकी गिनती होती है, इन जब बाद में कला विकसित हुई, लखनऊ में भी कला विकसित हुई, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं है। पटना शैली जिसे कंपनी शैली कहते हैं, उस पर लगभग अंग्रेज शासकों का जो है प्रभाव रहा है, इसलिए उसका भी उतना प्रभुत्व नहीं है जितना इन शैलियों का। अगर आज भी कोई अगर शैली में कार्य करता है, शैलीबद्ध रूप में, तो वो पहाड़ी, राजस्थानी और ज्यादातर पहाड़ी और राजस्थानी शैलियों को माध्यम लेता है, और जिसमें सबसे ज्यादा पहाड़ी शैलियों का उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में विदेशी लोग आए, जिनमें अधिकतर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी व व्यापारी हुआ करते थे।
वह कुशल भारतीय चित्रकारों से पाश्चात्य नैसर्गिकतावादी शैली के व्यक्ति चित्र, निजी परिवार के सामूहिक व्यक्ति चित्र आदि बनवाने लगे। जिससे भारतीय कलाकारों को कुछ आश्रय मिला और उनकी कला पर इंग्लिश शैली का प्रभुत्व बढ़ता गया। इसके पश्चात 1834 ईस्वी में मैकाले ने भारतीय लोगों को आंग्ल शिक्षा प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए भारत आया। जिसका काफी प्रभाव भारत की लोक कला, संस्कृति, सामाजिक आचरण पर पड़ा। सर लोक कला, संस्कृति और तथा सामाजिक आचरण पर पड़ा। विदेशी प्रणाली में शिक्षित लोग भारतीय विचारधारा, संस्कृति, रीति रिवाज, आदि जीवन के सभी विषयों की निंदा करना प्रतिष्ठा का लक्षण मानने लगे। आज भी है हमारे भारत की संस्कृति। शुरुआत से देखो, पाली भाषा पहले आई है भारत में, ब्राह्मी आई है, पाली रही है, उसके बाद संस्कृत भाषा रही है, और संस्कृत भाषा के पश्चात हिंदी भाषा रही है। आज भी हम हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन हिंदी में बात करना और हिंदी में कोई चीज लिखना उसको अपमान समझते हैं, जो कि अंग्रेजी शब्द अंग्रेजों की देन है। आप विदेश में चले जाइए, अगर वहां हिंदी बोल के दिखाइए तो क्या आपको उसका कुछ असर दिखाई देगा? वहां पे वो लोग आपको अच्छा महसूस करेंगे कि ये लोग भारतीय हैं, भारतीय भाषा का प्रभुत्व है। लेकिन हम स्वयं
उनकी संस्कृति को अपनाते हैं, जिससे दूसरा उस पर प्रभावी होता है। हमने अपनी भारतीय भाषा को भुला दिया, अंग्रेजी भाषा को सर्वमान्य कर दिया। आज भारत का जो वेशभूषा है, धोती कुर्ता है, या वो अगर उसको अभी लोग पहनने लगे तो लोग हंसना शुरू कर देंगे। हाँ? और वही विदेशी परिवेश को पहन करके अगर लोग चलेंगे, चाहे औरतें, भारतीय महिलाओं की जो साड़ियां पहनती हैं, धोतियां पहनती हैं, उस परिवेश में कहीं जाएं तो लोग थोड़ा आजकल के दौर में, आधुनिकता के युग में अगर देखा जाए, अगर कोई विशेष पार्टी में आप चले जाइए, किसी वीआईपी पार्टी में, तो आपको भारतीय वेशभूषा कम आधुनिक कल्चर की वेशभूषा, उनके रीति रिवाज दिखाई देंगे। तो हर एक चीज की कमियां जो है, जब स्वयं उस देश का व्यक्ति अगर अपनाता है तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा उस पर प्रभावी होता है। क्योंकि अगर हम किसी की विदेशी संस्कृति को अपनाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी पर उसका पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। हम उसको बीच से अपना रहे हैं। हमने चलिए ठीक है कुछ दिन भारतीय संस्कृति को भी अपनाया, लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति में को अपनाया, उसके बाद आधुनिकता को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी पूर्ण रूप से आधुनिकता को स्वीकार करेगी। है कि नहीं? क्यों? कोई बोल नहीं रहा। हाँ हाँ सब सर। आधुनिकतावादी हैं लगता है। नहीं सर। प्रतिष्ठा का लक्षण मानने लगे कला के क्षेत्र में। अब लिखिए, कला के क्षेत्र में विक्टोरियन, अरे तो भैया माइक को प्रत्युष, विक्टोरियन नैसर्गिकतावादी कलाकृतियों को श्रेष्ठ माना गया। प्राचीन भारतीय कला की निंदा होने लगी। रस्किन व स्टोकवेलर जैसे विदेशी कला समीक्षकों ने भारतीय कला का उपहास किया। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय विद्यार्थियों को यूरोपीय कला में प्रशिक्षित करने के विचार से मद्रास में 1850, इसको आउटलाइन कर लेना, ये तुम लोगों के लिए वैसे एग्जाम में भी काम देगा। मद्रास में 1850, कलकत्ता में 1854,
बंबई में 1857 व लाहौर में 1857 में कला विद्यालय खोले गए। ये कहाँ थी, अभी तक जुड़ी नहीं थी। कला महाविद्यालय खोले गए जहां पर इंग्लिश कलाकारों के निर्देशन में नियुक्तियां की गईं। जहां की शिक्षा, वातावरण, सामग्री व पद्धति सब कुछ इंग्लिश महाविद्यालयों पर आधारित था। जिसमें प्रथम ग्रीक मूर्तियों को, बाद में आदमियों को सामने बैठाकर चित्रण करने का अभ्यास कराया जाता था। इसके अतिरिक्त हस्तकला, ग्रामीण उद्योग कला का अभ्यास कराया जाता था। जिनमें बनी हुई वस्तुओं की विदेशों में मांग थी। ऐसे वातावरण में त्रावणकोर के प्रतिभा संपन्न चित्रकार राजा रवि वर्मा ने थियोडोर जेन्सन नाम के इंग्लिश चित्रकार से इसको अंडरलाइन कर लेना, थियोडोर जेन्सन नाम के इंग्लिश चित्रकार से तैल रंग चित्रण पद्धति की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त की और भारतीय जीवन, व्यक्ति व पौराणिक विषयों के चित्र बनाए। जो चित्र नैसर्गिकतावादी शैली की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं।
राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए पौराणिक विषयों के चित्र लोकप्रिय हुए और प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति के घर की दीवारों को उनकी कलाकृतियों से सजाया गया। किंतु पाश्चात्य चित्रण पद्धति भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति व जीवन दर्शन के अनुकूल थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। भारतीय कला को आधुनिकता की तरफ मोड़ देने का कार्य अमृता शेरगिल ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उनको आधुनिक भारतीय कला के प्रणेताओं में स्थान दिया जाता है। रविंद्रनाथ की कला में भारतीय वैचारिक जीवन की आध्यात्मिकता की अनुभूति है तो अमृता शेरगिल की कला में
कला में भारतीय सामान्य जनजीवन की निष्काम समर्पित वृत्ति का सर दर्शन है। जनजीवन की निष्काम समर्पित वृत्ति का दर्शन है। उन्होंने अपने कला संबंधी विचारों को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है कि श्रेष्ठ कला में सर उन्होंने अपने कला संबंधी विचारों को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है कि श्रेष्ठ कला में चित्र क्षेत्रीय एवं रचनात्मक सौंदर्य पर बल देकर रूप के आवश्यक तत्वों का विचार करके सरलीकरण किया जाता है। उसमें विषय के आकर्षण का विचार नहीं होता। बाह्य रूप का अनुकरण नहीं किया जाता, उसको आत्मिक बनाया जाता है। अजंता, एलोरा, इजिप्ट, चीन, जापान, मध्ययुगीन यूरोपीय प्रभाववादी व उत्तर प्रभाववादी कलाओं का चैतन्यपूर्ण व सार्थ आत्मीकरण उनको बहुत पसंद था। रविंद्रनाथ के काव्य से उनकी चित्रकला अमृता को अधिक हृदय स्पर्शी प्रतीत हुई। को अधिक हृदय स्पर्शी प्रतीत हुई। तथा निकोलस रोरिक ने हिमालय के असंख्य चित्र बनाए। जो फिर से बोल रहे। निकोलस रोरिक
ने हिमालय के असंख्य चित्र बनाए जो आध्यात्मिक भाव से ओतप्रोत हैं। सर आध्यात्मिक भाव से ओतप्रोत हैं, जो मानव व प्रकृति की आंतरिक एकात्मकता, उनकी कला व जीवन दर्शन का सार है। ये हिमालय के दृश्य ऐसे दिखाई देते हैं जैसे इसमें किसी अज्ञात शक्ति का संचार हो रहा है। इन कलाकारों के प्रयासों के बाद तंत्र कला क्षेत्र में नए रूप रंग के नए रंग रूप के रूपों में निर्मित हुई, जिसके प्रणेता केसीएस पन्नीकर के चित्रों में दिखाई देता है। ऐसी कृतियों का कोई तांत्रिक महत्व तो नहीं है, जब तक वह तंत्र विद्या के अध्ययन व साधना से न बनाई गई हो। वास्तविकता यह है कि तंत्र कला शब्द प्रयोग की विरोधाभासी है। तंत्र कोई कला सर नहीं। हाँ, थोड़ा आराम से बोलिए, यहाँ से बोल दीजिए। वास्तविकता यह है कि तंत्र कला शब्द प्रयोग की विरोधाभासी है। तंत्र कोई कला नहीं है, यह सिद्धि की विद्या है। जिसका कला सृजन से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इन कलाओं में कुछ वस्तु निरपेक्ष, कुछ
वस्तु निरपेक्ष कलात्मक गुण प्राप्त होते हैं। सर निरपेक्ष वस्तु वस्तु निरपेक्ष कलात्मक गुण प्रतीत होते हैं। इसके पश्चात 20वीं सदी के छठे दशक के बाद भारतीय कलाकार पाश्चात्य आधुनिक शैलियों के अनुकरण में लग गए और नवीन अंकन पद्धतियों पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए विदेशी शैलियों का अनुकरण कला के विकास की दृष्टि से सामयिक आवश्यकता हुई। ये कलाकृतियां भारतीय गृहों या सार्वजनिक स्थानों के लिए समुचित नहीं लगते, जिसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय जीवन दर्शन व परंपरा के प्रति अनास्था, पाश्चात्य भौतिक जीवन के प्रति मोह व व्यवसायिक दृष्टिकोण ये कलाकृतियां केवल विदेशी खरीदारों के लिए या उन लोगों के लिए जिनका पाश्चात्य ढंग से रहन सहन है। सर अभी और बहुत लिखवाएंगे क्या? नहीं यार, अब सोच रहे रहने दो, थोड़ा सा कल लिखवा देंगे, ठीक है। हम भी समय नहीं मालूम था हमें भी। जी सर। और तुम लोगों की तैयारी, एक सेकंड जरा। सर तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ एग्जाम का पता ही नहीं है, मन ही नहीं लग रहा। एक सेकंड रुकना। हम
तो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, उसके बाद आप लोग हटिएगा, जा रहे हैं। फोन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं क्या? अरे किसका फोन कर रहे हैं? कॉल तो आई ना यार, नेटवर्क फेस से बाहर तो कहाँ से आएगा?